नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज, और इस सीरीज की आज हम 110वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में हम उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण आपके 20 एमसीक्यू होते हैं उनको पूरी डिटेल के साथ, पूरे फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर करते हैं, जिससे आपका उत्तराखंड जीके का मिक्स रिवीजन भी हो जाता है और एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं प्रैक्टिस करते करते। अगर आपने इस सीरीज की प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पंवार वंश के शासक अजय पाल के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो अजय पाल पंवार वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा माना जाता है। 37वें क्रम का ये राजा था। पंवार वंश में कुल 60 राजा हुए हैं और एक एक राजा के बारे में डिटेल में हमने पंवार वंश के वीडियो में कवर किया था। जैसा आप जानते हैं, उत्तराखंड का जो इतिहास है आपको एक बुक में नहीं मिलता है। तो उत्तराखंड में चंद वंश के बारे में, पंवार वंश के बारे में, पौरव वंश के बारे में, कुड़िंदों के बारे में हमारी अलग अलग क्लासेस ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो पंवार वंश का 60 राजाओं में जो 37वें क्रम का राजा था अजय पाल, काफी महत्वपूर्ण है। इसको लेकर 4 स्टेटमेंट हैं। चलिए देखते हैं कौन सा वाला यहां पर गलत है। पहला, इसे पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये वाला पॉइंट आपका सही है। पंवार वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था कनकपाल, ठीक है। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप अजय पाल का नाम लेंगे, ठीक है। दूसरा, इसकी प्रारंभिक राजधानी देवलगढ़ थी, जिसे बाद में चांदपुरगढ़ ये ले गया था। ये वाला आपका गलत हो जाएगा। अजय पाल जब राजा बना उस समय शुरुआती राजधानी चांदपुरगढ़ थी, जिसे ये देवलगढ़ ले गया था। तो ये उल्टा यहां पर दिया है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको गलत ही बताना था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला है, अजय पाल के समय चंद राजा कीर्ति चंद का आक्रमण गढ़ देश पर हुआ था। यह वाला पॉइंट भी आपका सही है। देखिए, जब गढ़वाल में पंवार वंश था और कुमाऊं में चंद वंश था, तो दोनों राजा आपस में लड़ते रहते थे और दोनों के बीच में लड़ाइयां होती रहती थी। क्वेश्चन आता है, कुमाऊं का पहला राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया और गढ़वाल का पहला जिसने कुमाऊं पर आक्रमण किया, वो कौन है। तो यही दो वो राजा हैं। कुमाऊं का पहला पूछेगा तो कीर्ति चंद, इसी ने सबसे पहले गढ़वाल पर आक्रमण किया, और इसके तुरंत बाद जो अजय पाल थे इन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया। तो कुमाऊं पर करने वाला पहला गढ़वाल का शासक अजय पाल है और गढ़वाल पर करने वाला पहला कुमाऊं का शासक कीर्ति चंद है, ठीक है। पहले जब कीर्ति चंद ने आक्रमण किया तब कीर्ति चंद जीता, जब अजय पाल ने किया तब अजय पाल जीता, ठीक है। तो तीसरा वाला पॉइंट भी सही है। चौथा, अंतिम रूप से इसने अपनी राजधानी श्रीनगर में स्थानांतरित करी थी। यह वाला पॉइंट भी सही है। जब अजय पाल गद्दी पर बैठा उस समय राजधानी चांदपुरगढ़ थी। चांदपुरगढ़ से वो राजधानी देवलगढ़ ले गया और देवलगढ़ से वो राजधानी अंततः श्रीनगर ले गया। तो इस क्रम को भी आपने याद करना है। तो एक क्वेश्चन को हमने इतनी डिटेल में समझा, एक एक फैक्ट को सिंपल सरल भाषा में समझते हुए चले, ताकि आपको रटना ना पड़े, सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं, आपको समझ में यहां पर पूरा कॉन्सेप्ट आ जाए। अगला है, किस जिले से अलग कर उत्तरकाशी जनपद का गठन किया गया था। देखिए, उत्तरकाशी जिले की बात करते हैं, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पहले नंबर पे आपका चमोली आता है, चमोली के बाद उत्तरकाशी आता है, और तीसरे नंबर पर आता है पिथौरागढ़। ये उत्तराखंड के 3 सबसे बड़े जिले हैं। इन जिलों का गठन किया गया था 24 फरवरी 1960 को। तीनों का एक साथ किया गया था। जो चमोली जिला है इसे पौड़ी से अलग किया गया, जो उत्तरकाशी जिला है इसको टिहरी से अलग किया गया, और जो आपका पिथौरागढ़ जिला है इसको अल्मोड़ा से अलग किया गया। तो 3 इंपॉर्टेंट जो बड़े जिले हैं किस किस से अलग हुए हैं और कब हुए, डेट पूछी गई है 24 फरवरी 1960। जो चमोली है इसे पौड़ी से, आपके उत्तरकाशी को टिहरी गढ़वाल से अलग किया गया। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर होगा, और पिथौरागढ़ को अल्मोड़ा से अलग किया गया है। एक और चीज ध्यान रखेंगे, एक और कॉन्सेप्ट को यहीं पर क्लियर कर लेंगे। आपको रवाई कांड को लेकर बहुत बार क्वेश्चन आपने देखे होंगे पेपर में, जिसे तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है।
उस क्षेत्र को जहां पर एक घटना हुई थी 30 मई 1930 को, जहां पर एक पार्क में एक मैदान में जो टिहरी का दीवान था चक्रधर जुयाल, उसने गोलियां चलवा दी थी। और इस घटना को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। और जिसने गोली चलाई थी चक्रधर जुयाल, उसे उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहते हैं। तो यह घटना रवाई क्षेत्र में हुई, तो इसको रवाई कांड के नाम से जानते हैं। रवाई क्षेत्र के तिलाड़ी मैदान में हुई, तो इसे तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है, तिलाड़ी जो मैदान है वर्तमान में किस जनपद में है? उस समय तो पूरी टिहरी रियासत थी, वर्तमान में तिलाड़ी मैदान आपके उत्तरकाशी में पड़ता है। इस चीज को भी याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त कब किया गया था? तो उत्तराखंड के भूमि बंदोबस्त तो आपसे पूछे जाते ही हैं। ब्रिटिश काल के हमने 11 के 11 और आजादी के बाद एक ही हुआ था 1960 से 64 के बीच में, उनको डिटेल में एक वीडियो में कवर किया था। बंदोबस्त के ऊपर बना है लैंड सेटलमेंट जीके ट्रैकर, अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। टिहरी में भी भूमि बंदोबस्त होते हैं, टिहरी के राजाओं के द्वारा करवाए जाते हैं। टोटल इनकी संख्या थी 5 भूमि बंदोबस्त। टिहरी में 5 भूमि बंदोबस्त होते हैं, इनको भी हमने उसी वीडियो में कवर किया था। जो टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त होता है उसे सुदर्शन शाह के द्वारा करवाया गया था, और सुदर्शन शाह ने यह भूमि बंदोबस्त 1823 में करवाया था। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर होगा। दूसरा भूमि बंदोबस्त 1860 में जो भवानी शाह थे उनके द्वारा करवाया गया। तीसरा भूमि बंदोबस्त 1873 में प्रताप शाह ने करवाया। चौथा भूमि बंदोबस्त 1903 में कीर्ति शाह ने, और पांचवा और अंतिम भूमि बंदोबस्त 1924 में नरेंद्र शाह के द्वारा करवाया गया। तो 5 भूमि बंदोबस्त हमने देखे, 1823, 1860, 73, 3 और 24। आपसे ज्यादातर पहला और अंतिम पूछा जाता है। अंतिम नरेंद्र शाह है और पहला सुदर्शन शाह है, ठीक है। इसके अलावा टिहरी में, ये तो हमने भूमि बंदोबस्त की बात करी, टिहरी में वन बंदोबस्त कब करवाया गया पहला, यह पूछा जा सकता है। जैसे उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त हम कवर करते हैं कि 1815 में पहली बार करवाया गया, लेकिन वन बंदोबस्त उत्तराखंड में पहली बार कब हुआ था? उत्तराखंड में पहली बार 1861 में रैमजे ने करवाया था, उत्तराखंड में यानी कुमाऊं कमिश्नरी में। टिहरी में कब हुआ वन बंदोबस्त अगर पूछेगा तो तब आप 1897 को टिक करेंगे, ठीक है। उत्तराखंड में कुमाऊं कमिश्नरी में पहली बार 61 में हुआ वन बंदोबस्त, और टिहरी में 97 में किया गया, ठीक है। ये वन बंदोबस्त की हमने बात करी। भूमि बंदोबस्त हमने इससे पहले अभी यहां पर देखा। नेक्स्ट है, रेशम उत्पादन तथा रेशमी वस्त्र बनाने के लिए निम्न में से किस चंद्रवंश के शासक ने तराई क्षेत्रों में रेशम बुनकरों को बसाया था? देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि कुमाऊं में यह राज्य के अंदर रेशम उत्पादन किसके द्वारा शुरू करवाया गया था, किस राजा ने रेशम के कारखाने लगवाए थे? और हम उसमें आंसर करते हैं इंद्रचंद ने। तो इंद्रचंद के द्वारा ही देश विदेश से जो रेशम के कारीगर थे, रेशम बुनकर थे, उनको कुमाऊं में लाया गया और तराई क्षेत्रों में बसाया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कुमाऊं में रेशम के कारखाने लगवाने वाला कौन है? इंद्रचंद है। इंद्रचंद की बात करें, यह कुमाऊं का चौथा चंद राजा था। चंद्रवंश में टोटल 62 राजा आपके हुए हैं, और उनके बारे में भी हमने चंद्रवंश वाले वीडियो में देखा है। इंद्रचंद चौथे क्रम का राजा था और इसे घमंडी राजा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा किस चंद राजा को घमंडी राजा कहते हैं? इंद्रचंद को कहते हैं। एक और चीज, ये रेशम, इसने कुमाऊं में रेशम की कारखाने लगवाने शुरू किए। क्वेश्चन आता है ये रेशम लाया कहां से था? तो चीन के माध्यम से, यानी तिब्बत से, नेपाल के माध्यम से ये उत्तराखंड में लाया था, क्योंकि रेशम सबसे पहले चीन में हुआ। चीन से जो रेशम है वो नेपाल गया और नेपाल से रेशम आपके कुमाऊं में आया। तो इस चीज को आपने याद करना है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एक और चीज, जो ये रेशम बुनकर थे इनको क्या कहा जाता था? इन रेशम बुनकरों को पटुआ कहा जाता था। अब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि चंद काल में पटुआ कौन होते थे? तो ये रेशम बुनकर होते थे, रेशम के ऊपर काम करने वाले व्यक्ति को कहा जाता था पटुआ। और एक और चीज उस समय प्रचलित थी कि जितना ज्यादा झूठ फैलाया जाएगा रेशम उतना ही अच्छा होगा, इसीलिए झूठ फैलाया जाता था और इस प्रथा को बोला जाता था पटरंग वाली प्रथा। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। पूछेगा पटवा किसे कहते हैं, किससे संबंधित है? पूछेगा पटरंग वाली प्रथा किससे संबंधित है? तो पटरंग वाली प्रथा कुमाऊं में प्रचलित थी इंद्रचंद के काल में, और यह रेशम उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में शहीद हुए व्यक्तियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है?
देखिए यहां पर आपको एक तरफ उन व्यक्तियों के नाम है जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए और दूसरी तरफ घटनाएं दी गई हैं। तो कौन सा वाला यहां पर सही है सही नहीं है उसको आपने बताना है। राज्य आंदोलन के शहीदों को लेकर क्वेश्चन आपसे पूछे जाने लगे हैं, कभी मैच करने को आ जाता है, कभी सीधा आपसे नाम पूछ लिया जाता है उनका। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं। सबसे पहले दिए हैं यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। क्या ये 1995 में श्रीयंत्र टापू कांड जो हुआ था श्रीनगर में, इसमें शहीद हुए थे? तो ये वाला पॉइंट आपका सही है। दूसरा, प्रताप सिंह बिष्ट 1994 में नैनीताल में शहीद हुए थे, ये भी सही है। पृथ्वी सिंह बिष्ट और राकेश देवरानी ये 1994 में कोटद्वार में शहीद हुए, ये भी आपका सही है। यानी सभी विकल्प यहां पर आपके सही हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। राज्य आंदोलन के शहीद, एक ही जगह पर आपको सारी जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जो गोलीकांड हुए, उनके शहीदों के नाम आपको यहां पर मिल जाएंगे। सबसे पहले आती है अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति 8 अगस्त 1994 को हुई और इसमें जीत बहादुर गुरुंग यहां पर शहीद हो गए थे। इनका नाम याद करेंगे, किस घटना में शहीद हुए? अगस्त क्रांति 8 अगस्त 1994। ठीक है, इसके बाद 1 सितंबर 1994 को घटित होता है खटीमा गोलीकांड। खटीमा गोलीकांड, इसमें आपके प्रताप सिंह, सलीम अहमद, भगवान सिंह, धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद, परमजीत सिंह, रामपाल सिंह, भुवन सिंह यहां पर शहीद हो गए थे। तो इन सभी शहीदों के नाम आपको याद करने हैं, खटीमा गोलीकांड से जुड़े हुए हैं। खटीमा गोलीकांड का विरोध करते हुए मसूरी में प्रदर्शन हो रहे थे और वहां पर भी कई सारे लोग शहीद हो जाते हैं। मसूरी कांड होता है 2 सितंबर 1994 को। इसमें बेलमती चौहान, हंसा धनई, इन 2 महिलाओं के नाम बहुत बार आते हैं कि किस घटना में शहीद हुई, तो मसूरी कांड में शहीद हुई। मसूरी कांड क्यों हुआ? खटीमा गोलीकांड का विरोध यहां पर लोग कर रहे थे। इनके अलावा राय सिंह बंगारी, धनपत सिंह, मदन मोहन ममगाई, इनका नाम पूछा जाता है, बलवीर सिंह नेगी, जेठू सिंह और जो उस समय डीएसपी थे उमा शंकर त्रिपाठी, ये भी यहां पर शहीद हो गए थे। इसके बाद अगली घटना है मुजफ्फरनगर कांड। मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994 को हुआ। इसमें सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेड़ा, रविंद्र सिंह रावत, सत्येंद्र चौहान, गिरीश भद्री, अशोक कुमार केशिव और राजेश नेगी यहां पर शहीद हुए। इसी मुजफ्फरनगर कांड के विरोध में अगले ही दिन उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुए और वहां पर भी लोगों की जानें गई। जैसे 3 अक्टूबर को विभिन्न स्थानों पर जो प्रदर्शन हुए, देहरादून में राजेश रावत, दीपक वालिया, जयनंद बहुगुणा, बलवंत सिंह जंगवाण ये शहीद हुए। कोटद्वार में पृथ्वी सिंह और राकेश देवरानी और नैनीताल में प्रताप सिंह बिष्ट, इन्हीं के बारे में हमने ऊपर देखा था। ठीक है, और फिर आता है श्रीयंत्र टापू कांड जो 10 नवंबर 1995 को हुआ। इसको 95 यहां पर करना। जो श्रीयंत्र टापू कांड था वो 1995 में हुआ था। इसमें यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत शहीद हुए। तो ये उत्तराखंड के सभी शहीदों के नाम जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, कौन किस घटना से जुड़े हैं सबके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में प्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? तो उत्तराखंड में पहला समाचार पत्र जो आया वो था द हिल्स। द हिल्स समाचार पत्र 1842 में मसूरी से यह आता था और इसका संपादन जॉन मैकेनिन के द्वारा किया गया था। इसका नाम याद करेंगे। ठीक है, मैकेनिन ने उत्तराखंड में पहली प्रिंटिंग प्रेस खोली और ये इसने मसूरी में खोली। तो क्वेश्चन बन सकता है, राज्य में पहली प्रिंटिंग प्रेस किसने खोली? जॉन मैकेनिन ने, और मसूरी में खोली और मसूरी से ही पहला समाचार पत्र राज्य का आता था। ठीक है, नेक्स्ट है, लोक कला संस्थान कहां स्थित है? पेपर में आया है, 2 से 3 बार ये पूछा गया है। इसके साथ एक कंफ्यूजिंग जो संस्था है उसका नाम जुड़ा है, एग्जामिनर आपको उसमें कंफ्यूज करता है। लोक कला संस्थान और दूसरी है लोक संस्कृति संग्रहालय। लोक कला संस्थान अगर पूछा जाएगा तो आप आंसर करेंगे ये अल्मोड़ा में है, और लोक संस्कृति संग्रहालय के बारे में बात होगी तो वह आपके खुटानी में है, नैनीताल के भीमताल में स्थित है। तो लोक कला संस्थान अल्मोड़ा और लोक संस्कृति संग्रहालय ये आपके खुटानी में है, भीमताल नैनीताल के अंदर। ठीक है, अगला है, कश्मीर के बुर्ज होम जैसी समाधियां कहां से प्राप्त हुई हैं? तो राज्य में कश्मीर में जैसी हमें बुर्ज होम से समाधियां मिली हैं वैसे ही समाधियां हमको उत्तराखंड में मिली हैं और ये समाधियां हमें देवीधुरा से मिली हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इन समाधियों की खोज 1856 में जो हेनवुड है इसके द्वारा करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है,
उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर किससे संबंधित है? तो यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है कि ढाकर किससे संबंधित है। देखिए, प्राचीन काल में जब कोई गांवों से शहर जाता था और कोई सामान लेकर वो गांव जाता था, इस पूरी यात्रा को बोला जाता था ढाकर, यानी सामान लेने के लिए मार्केट जाना, बाजार जाना और सामान लेकर वापस आना। तो ये किस प्रकार की यात्रा हो गई? क्या ये पर्यटन यात्रा है? नहीं। क्या ये साहसिक यात्रा है? नहीं। क्या ये धार्मिक यात्रा है? नहीं। ढाकर शब्द किसके लिए हो गया? व्यापारिक यात्रा से, क्योंकि आप बाजार जाएंगे, सामान वगैरह लेकर आएंगे गांव में, इस चीज को ध्यान रखना। तो ढाकर शब्द क्या है? व्यापार यात्रा से संबंधित है, व्यापारिक यात्रा से संबंधित है। अगला है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कितने नाग नरेशों का उल्लेख मिलता है? जो गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है, इसमें टोटल 4 नाग राजाओं का उल्लेख है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। गोपेश्वर से हमें बेसिकली 2 त्रिशूल लेख मिले हैं। एक त्रिशूल लेख जो नाग राजा हैं, गणपति नाग, उनका है, और दूसरा जो त्रिशूल लेख है वो नेपाल का जो शासक था जिसने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था, अशोक चल, उसका मिलता है। ठीक है, जो गणपति नाग वाला त्रिशूल लेख है उसमें इसके अलावा 3 और नाग राजाओं के नाम हैं, जिसमें आपका स्कंद नाग, अंशु नाग और विभु नाग शामिल है। तो 3 वो हो गए और चौथा खुद हो गया गणपति नाग। तो कितने राजाओं का मिला है? 4 राजाओं का। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बद्रीदत्त पांडे किस लोकसभा सदस्य चुने गए थे? किस क्षेत्र से चुने गए थे? तो देखिए, बद्रीदत्त पांडे सांसद भी रहे, लोकसभा के सदस्य रहे। लोकसभा में वो 1955 में चुने गए थे। अब कहां से? पिथौरागढ़ से या अल्मोड़ा से? तो ध्यान रखेंगे, बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा से 1955 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है, इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, दानपुरिया बोली निम्नलिखित में से किस जनपद में बोली जाती है? कुछ दिन पहले हमने उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी बोलियों के बारे में, उनके वर्गीकरण के बारे में डिटेल में क्लास देखी थी। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है दानपुरिया बोली को लेकर के। दानपुरिया बोली आपके दानपुर क्षेत्र में बोली जाती है और कुछ हिस्सा इसका पिथौरागढ़ में भी आता है, लेकिन मैक्सिमम ये दानपुर क्षेत्र में बोली जाती है। दानपुर क्षेत्र आपका बागेश्वर में पड़ता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जागेश्वर में लकुलिश एवं नटराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह क्वेश्चन भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आया है। जागेश्वर धाम की अगर हम बात करते हैं, कई सारे मंदिरों का यह समूह है, जटागंगा के किनारे स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है और जो भगवान कार्तिकेय हैं उनका जन्म भी यहीं पर हुआ था, यह माना जाता है। ठीक है, जागेश्वर धाम की बात करते हैं, यहां पर जो लकुलिश और नटराज मंदिर हैं, इनका निर्माण ईष्टगण देव के द्वारा करवाया गया था। ईष्टगण देव को लेकर आपने 1-2 बातें याद करनी है। पहला, इसने लकुलिश और नटराज मंदिरों का निर्माण करवाया जागेश्वर धाम में। दूसरा, उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था? इन्हीं ईष्टगण देव ने किया था। और तीसरा प्रश्न याद करना है, कार्तिकेयपुर राजाओं में जो सबसे प्रतापी राजा हुए वे थे ललित शूरदेव। ये ललित शूरदेव इन्हीं ईष्टगण के पुत्र थे, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, लैंसडाउन में अमन सभा का गठन कब हुआ था? देखिए, लैंसडाउन में अमन सभा ये बनाई गई थी 1930 में। लैंसडाउन एक सैनिक छावनी थी, गढ़वाल राइफल्स यहां पर रहती थी और उस समय 1930 का दौर चल रहा है, नमक आंदोलन अपने चरम पर है, महात्मा गांधी की यात्रा निकल रही है, उत्तराखंड में भी जगह जगहों पर वन आंदोलन हो रहे हैं और ऐसे में आंदोलन की आग सैनिक छावनी में ना पहुंच जाए, सैनिक छावनी को आंदोलन से बचाने के लिए जो राष्ट्रवादी उस समय आंदोलन चल रहे थे उनसे बचाने के लिए प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से यानी अंग्रेजों की तरफ से अमन सभा बनाई गई थी। तो अमन सभा का गठन किसने किया था? क्रांतिकारियों ने नहीं किया था, जो प्रशासन उस समय था, अंग्रेज थे, उनके द्वारा किया गया लैंसडाउन को राष्ट्रवादी आंदोलनों से बचाने के लिए, क्योंकि ये सैनिक छावनी थी, अगर यहां पर आंदोलन फैल जाता उनके लिए और ज्यादा दिक्कत होती। तो अमन सभा लैंसडाउन में बनी, 1930 में बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में वृहत हिमालय क्षेत्र कहां स्थित है? तो उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र है, जब हमने उत्तराखंड का एक सिंगल वीडियो कवर किया था भूगोल को लेकर के, मास्टर वीडियो, उसमें भी हमने डिटेल में बात करी कि उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें आपका जो वृहत हिमालय है ये लघु हिमालय के उत्तर में है और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है, यानी इन दोनों के बीच में पड़ता है वृहत हिमालय। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है?
गोपेश्वर त्रिशूल लेख से सवाल आते हैं, कई बार राजाओं के नाम, जैसे हमने अभी ऊपर देखा, कई बार भाषा पूछ लेता है। जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हमने कहा ऊपर उत्तराखंड में 2 स्थानों से त्रिशूल लेख मिले हैं। दूसरा त्रिशूल लेख उत्तरकाशी से मिला है जिसमें शंख लिपि का प्रयोग हुआ है, उसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। अगला है उत्तराखंड के पंच केदार में शामिल है। तो उत्तराखंड में पंच केदार हैं, पंचबद्री हैं, पंचप्रयाग हैं, उनको लेकर क्वेश्चन आता है कौन किस में शामिल है नहीं है। ठीक है, देखिए पंच केदारों की बात करते हैं तो इसमें आपके केदारनाथ धाम है, कल्पेश्वर नाथ है, मदमहेश्वर नाथ है, रुद्रनाथ हैं और तुंगनाथ हैं। तो ये सब आपके किस में शामिल हैं? पंच केदार में शामिल हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगर हम पंचबद्री की बात करें तो बद्रीनाथ, आदि बद्री, बृहद बद्री, योग ध्यान बद्री और भविष्य बद्री यहां पर पंचबद्री हैं। ठीक है, अगला है गणनाथ गुफा मंदिर कहां स्थित है? तो गणनाथ नहीं होगा, गणनाथ होगा। गणनाथ गुफा मंदिर आपके अल्मोड़ा में है। ठीक है, जो गणनाथ मंदिर है आपका भगवान शिव को समर्पित एक प्राकृतिक गुफा मंदिर है और यह आपके अल्मोड़ा में है। अगर क्वेश्चन आएगा गणनाथ मेला कहां लगता है तो वो भी आपके अल्मोड़ा में ही लगता है। और अगर क्वेश्चन आएगा गणनाथ देवता की पूजा कौन सी जनजाति प्रमुखता से करती है तो गणनाथ देवता राजी जनजाति को आप टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रामनगर किसके द्वारा बसाया गया था? तो रामनगर की स्थापना या रामनगर को बसाने का जो श्रेय जाता है वो हेनरी रैमजे को जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। हेनरी रैमजे के द्वारा आधुनिक रामनगर की स्थापना 1850 में करी गई थी, यानी कुमाऊं कमिश्नर बनने से पहले इसने रामनगर बसा लिया था। इसको आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बालेश्वर मंदिर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहां स्थित है? तो बालेश्वर मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है। इसको लेकर एक क्वेश्चन आता है कि राज्य का कौन सा मंदिर है जो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है इससे संबंधित या इसकी शैली में बना हुआ है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर की शैली में बना हुआ है बालेश्वर मंदिर और यह आपके चंपावत में है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बालेश्वर मंदिर को किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया था? 1952 में किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाता है। एक और चीज, इसी बालेश्वर मंदिर से हमें एक लेख मिला है 1223 का, वो किसका है? कराचल देव का है। क्वेश्चन आता है कराचल देव का एक लेख कहां से मिला है? बालेश्वर मंदिर से मिला है 1223 का, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर पूरी डिटेल के साथ कवर किया। सभी एक्स्ट्रा फैक्टों को एक दूसरे से लिंक करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ उनको कवर करने का प्रयास किया ताकि आपको चीजें रटनी ना पड़े, आपको चीजें आसानी से याद यहां पर हो जाएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।